मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11th में, विषय हमारा अर्थशास्त्र, चैप्टर नंबर 4 पूर्ति हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा कि पूर्ति हम किसे कहते हैं, पूर्ति में फिर हम जत्था किसे कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति की हम डेफिनेशन देखेंगे। तो जो व्यक्तिगत पूर्ति का अर्थ है, यहाँ देखिए कोई एक उत्पादक होना चाहिए अथवा तो कोई एक पीढ़ी होनी चाहिए। कोई एक उत्पादक अथवा कोई एक पीढ़ी के द्वारा कोई भी चीज वस्तु अलग अलग कीमत पर बाजार में बेचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। मतलब कि कोई एक उत्पादक व्यक्ति होना चाहिए, उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करता है वो व्यक्ति उत्पादक कहलाता है। कोई एक उत्पादक होना चाहिए अथवा तो कोई एक पीढ़ी होनी चाहिए। पीढ़ी मतलब कोई एक इकाई, उसके द्वारा क्या होना चाहिए? जो वस्तु होती है वो वस्तु अलग अलग कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। अब हम देखेंगे बाजार पूर्ति की डेफिनेशन। तो किसी एक निश्चित कीमत पर, बाजार पूर्ति में कीमत कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। व्यक्तिगत पूर्ति में कीमत कैसी होती है? अलग अलग होती है। और बाजार पूर्ति में कीमत कैसी होगी? निश्चित होगी। तो किसी एक निश्चित कीमत पर अनेक उत्पादक कैसे होंगे? अनेक होंगे। अनेक उत्पादकों के द्वारा वस्तु का जो प्रमाण या वस्तु का जो भाग बाजार में बेचने की तैयारी दर्शाई जाए तो उसे बाजार पूर्ति कहते हैं। मतलब कि दोनों में डिफरेंट इतना है कि इसमें कोई एक उत्पादक अथवा कोई एक पीढ़ी होगी और अलग अलग कीमत पर वस्तु को बेचा जाएगा, और बाजार पूर्ति में निश्चित कीमत होगी और अनेक उत्पादकों के द्वारा क्या होगा? वस्तु का प्रमाण बेचने के लिए लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति कहते हैं। अब ये व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति को हम तालिका के अनुसार समझेंगे कि किस तरह से व्यक्ति की कीमत अलग अलग होती है और किस तरीके से बाजार पूर्ति में अनेक उत्पादकों के द्वारा वस्तु की कीमत अलग होती है। तो देखिए तालिका दिया गया है, इसमें प्रति केजी कीमत रुपए में लिखा हुआ है। उसके बाद में सेव को अलग अलग कीमत पर व्यक्तिगत पूर्ति केजी में या किलोग्राम में, और उसके बाद में ये है सेव की बाजार पूर्ति किलोग्राम में। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रति किलोग्राम कीमत रुपए में लिखा हुआ है सेव का, ये कितना है? 10। यहाँ पे देखिए आपको दो पीढ़ी दिखाई देगी। व्यक्तिगत पूर्ति है तो जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग उत्पादक होंगे, यहाँ पे हमने देखा व्यक्तिगत पूर्ति में कि कोई एक उत्पादक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पीढ़ी ए और पीढ़ी बी, ये लोग क्या करेंगे? अलग अलग कीमत पर वस्तु को बेचने की तैयारी दर्शाएंगे। तो देखिए जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो ए पीढ़ी की पूर्ति कितनी है? वस्तु की 80 है। कितनी है? 80। उसी जगह अगर जब बी पीढ़ी है तो जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो सेब की पूर्ति कितनी है? 60। मतलब कि क्या है कि जो चीज वस्तु क्या है? सेब है। उसको क्या कर रहे हैं? अलग अलग कीमत पर क्या है? बाजार में जो सेब की पूर्ति है वो अलग अलग है। ए पीढ़ी की भी अलग है, बी पीढ़ी की भी अलग है। अब जैसे मान लीजिए कि जो सेब की का कीमत है वो 10 से अगर 20 हो रहा है तो ए पीढ़ी की सेब की पूर्ति कितनी हो जाएगी? 180, और बी पीढ़ी की कितनी हो जाएगी? 100। इसी तरीके से फिर जब कीमत बढ़ रहा है 30, आप एक चीज को ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पूर्ति का नियम था कि जैसे जैसे वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो पूर्ति भी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। वो उत्पादक या जो व्यापारी होता है वो अपने लाभ के उद्देश्य से इस तरीके से पूर्ति का प्रमाण बढ़ाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वस्तु की कीमत जब बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? पीढ़ी क्या कर रही है? अपनी पूर्ति को बढ़ा दे रही है। पहले देखिए 10 था तो 80 थी, 20 हुआ तो 180 हो गई, 30 हुआ तो 240 हो गई, 40 हुआ तो 300 हो गई, फिर जब कीमत 50 हो गई तो ए व्यक्ति की सेव की पूर्ति कितनी हो गई? 40। इसको देख के हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में सीधा संबंध है। इसी तरह से जो बी पीढ़ी है उसकी भी क्या हो रही है? पूर्ति का प्रमाण बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कीमत बढ़ी हुई है, 10, 20, 30, 40, 50 हुई है। उसी तरह से बी पीढ़ी की भी जो पूर्ति का प्रमाण है सेव का वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अलग अलग कीमत पर अलग अलग पूर्ति हमें देखने को मिल रही है और इसे बेचने के लिए बाहर लाया जाता है। अब जो बाजार पूर्ति है सेव की, उसमें हम क्या करते हैं? जो ए पीढ़ी है और बी पीढ़ी है, इन दोनों पीढ़ी का हम योग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बाजार पूर्ति मिलेगी। जैसे 80 और 60 140 टोटल हो गया, 180 और 100 280 टोटल हो गया, 240 और 180 420 हो गया। इस तरीके से इन सबका टोटल करने पर हमें बाजार पूर्ति मिलती है।
अब हम अगर ए पीढ़ी जो है, ए पीढ़ी को अगर हम आकृति के द्वारा समझना चाहें कि ए पीढ़ी की पूर्ति रेखा कैसी हो सकती है, किस तरीके से हम इसको समझेंगे, तो यहाँ देखिए आपको आकृति दिया गया है जहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, पूर्ति किलोग्राम में दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, कीमत रुपए में दर्शाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो कीमत है 10, 20, 30, 40, 50 है। तो हमने यहाँ कीमत लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से क्या है, पूरा कीमत लिखा गया है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, देखिए आप ए पीढ़ी की जो व्यक्तिगत पूर्ति है सेव की 80, 180, 240, 300, 400। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 100 से, ताकि 100 के जो नीचे 80 है वो भी हम यहाँ आगे ले सकते हैं। देखिए 100, 200, 300, 400 और 500। तो अब हम देखते हैं कि जब सेव की कीमत कितनी थी 10, तब ए व्यक्ति की सेव की पूर्ति कितनी थी 80। तो आप देखिए यहाँ पे हमने 100 लिखा है, ठीक है, ये 100 है। अब इसके पहले क्या है, व्यक्तिगत पूर्ति की पीढ़ी कितनी है, 80 रुपए है सेव की पूर्ति, ठीक है। तो देखिए 20, 40, 60, 80, इसे हम 20-20 का डिफरेंट मानेंगे, 20, 40, 60, 80। तो जो प्राइस 10 पर सेव की पूर्ति कितनी थी 80। तो हम क्या करेंगे, ये 80 को ऐसे ज्वाइंट करते हुए, कीमत 10 पर ज्वाइंट करते हुए हम एक ए बिंदु को प्राप्त करेंगे। उसी तरीके से जब कीमत बढ़ी 10 से 20 हो गई, ये कीमत 10 से बढ़कर के 20 हो गई, तो जो सेव की पूर्ति का प्रमाण था वो कितना हो गया, 180। नियम के अकॉर्डिंग कि कीमत बढ़ी तो पूर्ति का प्रमाण बढ़ जाता है। तो ये 80 से 180 हो गई। अब देखिए यहाँ पे 100 है, 100 के बाद में 120, 140, 160, 180, ये हमारा 180 वाला पॉइंट है। तो 180 को टच करते हुए, कीमत 20 को टच करते हुए हमें बी बिंदु प्राप्त होगा। इसी तरीके से जब वस्तु की कीमत बढ़कर के 30 होती है, तब सेव की पूर्ति का प्रमाण कितना हो जाता है, 240। तो ये देखिए हमारा 240 वाला पॉइंट, 200 वाला पॉइंट है, फिर 220, 240, 240 को टच करते हुए सी जो कीमत 30 है, इन दोनों को टच करते हुए हमें एक सी बिंदु प्राप्त होगा। उसी तरीके से जब कीमत और बढ़ जाती है, 40 हो जाती है, तब पूर्ति का प्रमाण कितना हो जाता है, 300। तो ये देखिए 300 वाला जो बिंदु है, ये इसको टच करते हुए हमें कौन से बिंदु प्राप्त होगी, डी। कीमत 40 है और पूर्ति का प्रमाण 300 है। उसके बाद में जब कीमत बढ़कर के 50 हो जा रही है, तब सेव की पूर्ति का प्रमाण कितना हो रहा है, 400। तो इसको जोड़ते हुए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक ई बिंदु प्राप्त हो रहा है। ये जो आकृति है, ये आकृति ए पीढ़ी की व्यक्तिगत पूर्ति की आकृति है। और इन सभी बिंदुओं को जोड़ती हुई जो रेखा तैयार होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एस रेखा कहते हैं, या सप्लाई कर्व या पूर्ति रेखा के भी नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसी तरीके से हम बी पीढ़ी की आकृति को भी समझेंगे। बी पीढ़ी की सेव की पूर्ति कितनी है, अलग अलग कीमत पर। तो देखिए जैसा कि हमने पहले देखा कि कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पूर्ति का प्रमाण क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये पूर्ति का नियम है कि कीमत और पूर्ति के बीच हमेशा हमें सीधा संबंध ही देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे यहाँ कीमत है सेव की 10 रुपये प्रति केजी, तब यहाँ पर बी पीढ़ी क्या करता है, सेव की पूर्ति का प्रमाण कितना रखता है, 60 केजी, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये कीमत दिया गया है, वाई अक्ष पर कीमत है, एक्स अक्ष पर क्या है, पूर्ति है, सप्लाई का किलो में प्रमाण बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब कीमत 10 है तो बी पीढ़ी की सेव की पूर्ति का प्रमाण कितना है, 60। तो ये देखिए 60 केजी दिख रहा है यहाँ पे, ये 50 के बाद में 60, 70, 80, 90, 100। तो देखिए ये 60 जो है, 60 को टच करती हुई और जो कीमत है 10, इन दोनों को मिलाती हुई हमें ए बिंदु प्राप्त होगी। फिर जैसे कीमत बढ़कर के 20 हुई, तो जो सेव की पूर्ति का प्रमाण है वो कितना हो गया, 100। तो 100 को स्पर्श करती हुई और 20 रुपए है, इस 20 रुपए को टच करते हुए एक बिंदु हमें प्राप्त होगी, वो कहलाएगी बी बिंदु। उसके बाद फिर से जब प्राइस बढ़ती है, 30 होती है, तब सेव की पूर्ति का प्रमाण कितना होता है, 180। आप यहाँ देख सकते हैं 30 कीमत पर 180 सेव की पूर्ति का प्रमाण है। तो इस तरीके से हम 180 रेखा को टच करते हुए, जहाँ पर कीमत 30 है, इन दोनों को मिलाते हुए हमें सी बिंदु प्राप्त होगी। उसके बाद में कीमत बढ़कर के 40 हुई, तो सेव की पूर्ति का प्रमाण जो है, सप्लाई, वो कितना हो जाएगा, 260।
ये देखिए 250 है, ये 260, 270, 280, 290 और ये 300। तो 260 को जो स्पर्श करती हुई 40 रुपए की जो कीमत है, इसको टच करते हुए या स्पर्श करते हुए हमें डी बिंदु प्राप्त होगा। उसके बाद में जब कीमत बढ़ के 50 हो गई तो अब सेब की पूर्ति का प्रमाण केजी में जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ करके 300 हो जाएगा। इस 300 को और कीमत 50 को स्पर्श करते हुए हमें ई बिंदु प्राप्त होगी। इसे हम कहते हैं जो ए बी सी डी ई इन सभी को जोड़ती हुई एक हमें एसएस रेखा प्राप्त होगी या सप्लाई कर्व प्राप्त होगी। तो ये है बी पीढ़ी की पूर्ति रेखा है। ठीक है, बी पीढ़ी की क्या है, पूर्ति रेखा है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ए पीढ़ी की पूर्ति रेखा हमने बनाई थी और बी पीढ़ी की जो पूर्ति रेखा बनाई थी हमने, वो हमेशा हमें घनात्मक स्वरूप में देखने को मिलता है। घनात्मक मतलब नीचे से हमें हमेशा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 3 में डिमांड में देखा था कि जो मांग रेखा होती है वो हमेशा कैसी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ हमें देखने को मिलती है, उसकी रेखा इस तरह से होती है। ठीक है, लेकिन पूर्ति का ढाल कैसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है ऐसा। तो आपको ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि पूर्ति रेखा का ढाल कैसा होता है। तो पूर्ति रेखा का ढाल हमेशा घनात्मक स्वरूप में होता है, नीचे से ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे बाजार पूर्ति को हम आकृति के द्वारा समझेंगे।